हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज से हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इस इनिशिएटिव में हम आपके लिए 3 वीडियोस डेली लेकर आने वाले हैं। इन 3 वीडियोस में सबसे पहले सुबह 9 बजे आपको एक प्रीलिम्स डोज वाली वीडियो मिलेगी जिसमें हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आई है उन सभी को हम एनालाइज करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। दूसरा लेक्चर आएगा जो आएगा लगभग 12 बजे दोपहर में, और इसमें हम यहाँ पे एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। एंड उसके बाद रात को अबाउट 9:15 पे आपके सामने एक वीडियो आएगा जिसमें हम इस पर्टिकुलर डे पे जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं उनको यहाँ पे एक क्विज फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आएंगे, सो दैट आप यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में रिविजन भी कर सको। तो देखो, आगे बढ़ते हैं आज के प्रीलिम्स डोज में ही। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी नए हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए फॉर द रिविजन पर्पस इन द फ्यूचर। ओके, इसके अलावा आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। तो देखो, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेस कोई एक दिन का काम नहीं है, सक्सेस कोई लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठोगे और आप सक्सेसफुल हो गए या एक दिन में आप सक्सेसफुल हो गए। ये लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन नॉट वंस इन अ वाइल लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि लाइफ में बस एक ही बार ऐसा होगा। आप जो डेली चीज़ें करते हो, आप जो डेली हैबिट्स परफॉर्म करते हो, उस बेसिस पे ही आपकी सक्सेस बनती है। सो मेक श्योर कि आपकी जो डेली हैबिट्स हैं वो आपको आपके गोल के करीब ले जाएं, वो ऐसी हैबिट्स हों जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स, इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में यानी कि ज्योग्राफी में हम गोदावरी रिवर के बारे में देखने वाले हैं। GS2 में हेल्थ में मंकी पॉक्स के बारे में देखेंगे। GS3 में डिफेंस में जॉइंट थिएटर कमांड के बारे में देखेंगे। साइंस इन टेक में देखेंगे चाइना के स्पेस स्टेशन के बारे में, एंड साइंस इन टेक में ही 5G स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर में पहला आर्टिकल है व्हाई मंकी पॉक्स इज स्प्रेडिंग बट नॉट एज फास्ट एज कोविड-19। तो देखो, हुआ यूं है कि हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों से मंकी पॉक्स जो है बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। ओके, और ये न्यूज़ में इसीलिए चल रहा है क्योंकि इंडिया में कुछ दिनों पहले ही केरला में इसका पहला केस हमारे देश में देखने को मिला था। यूजुअली ये जो पूरा मंकी पॉक्स वायरस है, मंकी पॉक्स जो डिसीज़ है, ये इसकी शुरुआत होती है अफ्रीका से, ठीक है। मेनली आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए ये मेनली मंकी पॉक्स वायरस आपको वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन हुआ यूँ कि अफ्रीका से ये धीरे धीरे अमेरिकाज और यूरोप में भी फैल गया। ओके, और उसके बाद अब इंडिया में भी इसने दस्तक दे दी है। और स्टार्टिंग में जब अभी 2 से 3 दिन पहले की बात करें तो केरला में पहला केस आया था। और केरला में जो केस आया था वो भी कैसे आया था, उसमें जो पर्सन थे वो यूएई से आ रहे थे, दुबई से आ रहे थे, और उधर से वो मंकी पॉक्स वायरस लेकर आए। लेकिन अब जो फोर्थ केस हमारे देश में आया है, अब देखो याद रखना, फोर्थ केस हमारे देश में आया है। और ये जो फोर्थ केस है ये दिल्ली के एक रेसिडेंट में मिला है। और ये जो पर्सन है ये कहीं बाहर नहीं गए थे, ये कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करके नहीं आए। इसका मतलब ये कि इनको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये मंकी पॉक्स वायरस मिला है, यानी कि अब हमारे देश में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा है यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस का। तो बहुत ही खतरनाक बात है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मंकी पॉक्स वायरस स्प्रेड तो कर रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना कोविड ने किया है, ठीक है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है इंडिया में। अच्छा, आगे बात करें उससे पहले मैं आपको मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। देखो, आपने देखा होगा बचपन में जो भी मतलब अभी आप देख रहे होगे कि आपने बचपन में कभी ना कभी ये केस देखा होगा चिकन पॉक्स वाला। चिकन पॉक्स में क्या होता था, इस तरह से बॉडी पे आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते थे, ठीक है। उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है मंकी पॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये वायरल जूनोसिस डिसीज है, ठीक है। जूनोसिस यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने वाला ये डिसीज है और एनिमल्स से शुरू होता है, ठीक है।
तो वायरल है यानी कि वायरस के कारण होता है, ज़ूनोसिस के कारण होता है। और यहाँ पे सिम्पटम्स जो होते हैं वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे ही हैं, सेम है, ठीक है? लेकिन कम सीवियर है, पहले से कम सीवियर है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से स्टार्ट हुआ ये डिसीज़ जो है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। लेकिन ये देखो यहाँ पे मिलना आपको यहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ से ट्रांसमिट होते-होते ये अमेरिका, यूरोप और अब इंडिया में भी आ चुका है, ओके। और इंडिया में तो इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आपको फीवर जैसा फील होगा अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो। रैशेज हो जाएंगे, लिम्फ नोड जो है आपके वो स्वेल होने लगेंगे। इसके साथ ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, यानी कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिम्टम्स इसके लगभग 2 से 4 वीक्स तक लाया करेंगे, 2 से 4 वीक्स तक इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और खुद ब खुद आप ठीक होने लगोगे आफ्टर 4 वीक्स, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल डिफरेंशिएशन जो डायग्नोसिस है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। और इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विजिबल सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए मंकी पॉक्स ऐसे भी डायग्नोस हो सकता है, जैसे रैश इलनेस के कारण, जैसे चिकन पॉक्स में हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे इन सब के थ्रू भी यहाँ पे डिटेक्ट हो सकता है। और इसके लिए अलग से एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है जिसका नाम है क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिससे चिकन पॉक्स, मीजल्स, बैक्टीरिया, स्किन इन्फेक्शन, ये सब भी डिटेक्ट होते हैं, ओके। आगे बात करते हैं तो देखो आउटब्रेक कहाँ कहाँ पे हुआ। शुरुआत उसकी हुई थी यहाँ अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका में मेनली ये डिसीज़ बना था, नेटिव यहाँ का है। और उसके बाद यहाँ पे कनाडा में, यूएस में, उसके बाद यूरोप में, और अब जाके इंडिया में भी ये आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी आ चुका है। तो लगभग पूरे वर्ल्ड को अपनी अपनी चपेट में ले रहा है और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और इनफैक्ट आप देखोगे कोविड के बाद हम थोड़े से ज़्यादा ही सतर्क, थोड़े ज़्यादा ही कॉशियस रहते हैं, क्योंकि हमको पता है बीमारी चालू शुरू से होती है छोटे से और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स ट्रांसमिट कैसे होता है, तो अभी तक जो पता है उसके हिसाब से मंकी पॉक्स जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल से क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको ये जो मंकी पॉक्स है ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेशन, बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज बेटिंग। तो मान लो एक सामने वाला पर्सन है, इसको मंकी पॉक्स है, ठीक है। तो इसने जो भी चीज़ें यूज़ करी है ड्यूरिंग दैट डिसीज प्रोसेस, ओके, ड्यूरिंग दैट डिसीज डे, उस टाइम पे अगर इन्होंने जो चीज़ें यूज़ करी, अगर आप भी उनको यूज़ कर लेते हो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स को, तो आपको भी हो सकता है। दूसरा, आप अगर इनके बहुत ज़्यादा करीब जाते हो, ठीक है, इनकी जो सांस है या फिर इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये मान लो छींक देते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स आप कंज्यूम कर लेते हो, आप इनहेल कर लेते हो, तो उस केस में भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या कोई वैक्सीन है, तो देखो सेपरेट वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन हम यूज़ करते थे ना, उसी को हम यहाँ पे मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। नई वैक्सीन इसमें अभी बन रही हैं, अप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर कोई वैक्सीन आई नहीं है। इसके अलावा एक एंटीवायरल एजेंट भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स के टाइम पे काम आया था और अभी कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स के टाइम पे भी ये काम आ सकता है, ओके। अब आते हैं वापस हम आर्टिकल पे। तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया गया है। अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होती क्या है। देखो कोई भी ऐसा एक्सट्रीम इवेंट जहाँ पे पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, कोई भी ऐसी एक डिसीज़ जो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल रही है और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत है, तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ओके। इसीलिए मंकी पॉक्स को भी इसमें रखा गया है। मंकी पॉक्स जो एक वायरल फीवर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आज तक केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। लगभग 72 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है, ठीक है, 72 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है और अभी लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस इसके आ चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ के मिला के। 5 डेथ्स हो चुकी हैं इसकी, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में 5 डेथ हुई हैं इससे रिलेटेड। लेकिन हमको समझना ये कि मंकी पॉक्स क्या नया वायरस है, नया फीवर है, तो मंकी पॉक्स देखो नया डिसीज़ नहीं है। कोविड के पहले से ये लाया कर रहा है, कोविड के पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा है। 2019 में ही आया था ये, ठीक है, और 2019 में इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था। पहला केस तो इसका 1970s में ही आ गया था और 1970s में डीआर कॉन्गो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में इसका पहला केस यहाँ पे मिला था हमको, ह्यूमन इन्फेक्टेड केस, ओके। इसके साथ देखो कई सारे इन्फेक्शन एनिमल में भी आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में
जैसे कि आप देखोगे कि आपको यहाँ पे जो कॉन्गो बेसिन है उसके जो रूरल एरिया है, रेन फॉरेस्टेड रीजन है, वहाँ के एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं मंकी पॉक्स से। और जो 2022 में जो आउटब्रेक हुआ है वो स्टार्ट सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से हुआ था और बढ़ते बढ़ते अमेरिका, यूरोप और इंडिया को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट दिस डिसीज, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई है। देखो फर्टेलिटी रेशियो इसका 0 to 11% है, यानी कि डेथ्स के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल्फ लिमिटिंग डिसीजेज है ये बता चुकी हूँ। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, स्किन इन्फेक्शंस, इंसेफेलिटिस, ये सब चीज़ें भी आपको हो सकती हैं बिकॉज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी? तो वैक्सीन काम करेगी, सेम स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन जो है वही काम करेगी। और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये कौन सी फैमिली से आता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से आता है। और ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है वो सेम फैमिली है जिसमें स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, तो इसीलिए सेम वैक्सीन यहाँ पे काम आ जाएगी। अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सिम्टोमेटिक इन ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि अगर आपको जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एकदम कोई श्योर शॉर्ट सा वैक्सीन या श्योर शॉर्ट सा ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स देख के वैक्सीन दी जा रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये इतना बढ़ क्यों रहा है, अभी इतना क्यों बढ़ रहा है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि ये इसके बढ़ने का ये रीज़न है कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहा है। ठीक है, ब्लड के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, इन सब के थ्रू फैल रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्शन है स्किन के थ्रू या फिर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ज़्यादा फैल रहा है। मैंने आपको बताया कॉन्टैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ये फैल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कोविड-19 जैसा नहीं फैल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो इसका ट्रांसमिशन होता है ना, मान लो ये सामने वाला पर्सन है, ठीक है, इसको यहाँ पे मंकी पॉक्स है, तो ये जो इसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनको बहुत करीब से अगर आप कंज्यूम कर लेते हो या इनहेल कर लेते हो तो यहाँ पे चांसेस हैं आपको मंकी पॉक्स होने के। ठीक है, जैसे कोविड में हम क्या बोल रहे थे कि 2 गज की दूरी रखो, क्योंकि 2 गज तक भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर आपने इनहेल कर लिए हैं तो आपको कोविड हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए एकदम आपको बहुत पास में, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा, या तो स्किन टू स्किन टच हो, या फिर अगर इनका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है तो वो आप डायरेक्टली इनहेल कर लो विद इन अ क्लोज डिस्टेंस। ओके, तो ही आपको ये मंकी पॉक्स होगा। तो मेन यहाँ पे ये रीज़न है कोविड जैसा क्यों नहीं फैल रहा है मंकी पॉक्स, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड जो है वो होगा बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट पे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हमको ये भी पता चल रहा है कि हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो भी कम हो गई है। यानी कि पहले क्या होता था कि सबको एक जैसे अगर यहाँ पे कुछ कुछ छोटा मोटा डिसीज या वायरस हो गया तो फिर बाकी सारी जनता इससे इम्यून हो जाती थी। आफ्टर कोविड हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी कम हो गई है, इसके लिए भी हमको वैक्सीनेशन प्रॉपर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि क्या मंकी पॉक्स को सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकता है मंकी पॉक्स? तो देखो अभी तक जो एविडेंसेस हैं, अभी तक जो स्टडीज़ हैं, उसमें हम श्योर नहीं है कि सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है या नहीं। लेकिन देखने को ये मिला है कि बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, जो गेज़ हैं, ठीक है, जो गे कम्युनिटी है या फिर जो बायसेक्सुअल कम्युनिटी है, उसमें आपको ये मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली समझ ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज स्किन का टच होता है, स्किन कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे ये मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है। इसीलिए देयर आर चांसेस दैट इट कैन ऑल्सो बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। अभी आगे हम स्टडीज़ में और जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इट कैन बी और इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वाया सेक्शुअल ट्रांसमिशन। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है आंध्र प्रदेश ऑन अलर्ट एज वाटर राइजेज इन गोदावरी। तो देखो गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर बहुत उफान पे है, और गोदावरी रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, इनफैक्ट आप बोलोगे तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो गोदावरी ही है। ठीक है, तो गोदावरी में पानी बहुत उफान पे है, और याद रखना गोदावरी को सबसे ज़्यादा वाटर मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से, जो अभी मौसम चल भी रहा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण गोदावरी एकदम उफान पे है, और आंध्र प्रदेश में फ्लड्स जैसी सिचुएशन आ सकती हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश को रखा गया है एकदम हाई अलर्ट पे। ठीक है, तो गोदावरी रिवर में वाटर स्टेडिली इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे जो ट्राइबल हैबिटेशन है उनको स्पेशली बोला गया है कि आप यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, यहाँ पे फ्लड अलर्ट आया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गोदावरी हम जान लेते हैं, गोदावरी बेसिकली क्या है, गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो देखो ये है हमारा मैप, ठीक है, इंडिया है ये हमारा। और इंडिया में आप देखोगे, जब आप साउथ में आते हो तो साउथ में आपको ये देखने को मिलेगी रिवर गोदावरी, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ यहाँ से शुरू हो रही है, महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट से शुरू हो रही है, वेस्टर्न घाट से होते होते ये यहाँ जाके गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे जाके गिर रही है, यहाँ देखो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, ओके, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, दूसरी चीज़, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक ये डिस्ट्रिक्ट बनाती है, ठीक है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे, उसी से गुजरते हुए ये माउथ बनाती है, यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, ओके, कृष्णा रिवर के साथ ही अपना डेल्टा बनाती है। दूसरी चीज़, क्या महाराष्ट्र में ही इसका बेसिन है? नहीं, इसका बेसिन यहाँ देखो मध्य प्रदेश से शुरू होता है, मध्य प्रदेश से आती हुई फिर यहाँ से उड़ीसा से आती हुई और उसके साथ यहाँ पे एक ये बेसिन बनाती है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा बेसिन है इसका। और यहाँ पे ये एंड में गिरती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल। तो याद रखना है, वेस्टर्न घाट से शुरू होती है महाराष्ट्र से और गिरती आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में, ओके। और पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि आप देख रहे हो हिमालयन रिवर्स आती हैं ऊपर, ठीक है, जो इस रीजन में आएंगी। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो नीचे है, जिनका कोई एक ऐसा परमानेंट सोर्स ऑफ यहाँ पे वाटर नहीं है, ठीक है। ये रेनफॉल होगी, मानसून आएगी और ये भर जाएंगी और उसके बाद तेजी से फ्लो करेंगे और साल भर फिर उस मानसून के पानी को ही यहाँ पे फ्लो करवाती हैं। आगे बात करते हैं तो देखो इसका सोर्स कहाँ है, गोदावरी रिवर का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है रिवर्स के ऊपर एक क्वेश्चन। तो सोर्स इसका है त्रिम्बक हिल्स, नासिक, महाराष्ट्र। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट में त्रिम्बक हिल्स से ये ओरिजिनेट करती है। इसका एंड या माउथ कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है, माउथ इसका बे ऑफ बंगाल में है, ओके। इसके अलावा जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स में इसका ड्रेनेज बेसिन एग्जिस्ट करता है? तो देखो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी 6 के 6 स्टेट्स में इसका रिवर बेसिन एग्जिस्ट करता है। बे ऑफ बंगाल में जब ये गिरती है तो 2 माउथ बनाती है, ठीक है। 2 माउथ कैसे? एक बनाती है गौतमी गोदावरी, ठीक है, जो नॉर्थ में माउथ होता है वो गौतमी गोदावरी है, और दूसरा है वशिष्ठ गोदावरी जो साउथ में है, ठीक है। और याद रखना ये 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। पहले नंबर पे आती है इंडस, दूसरे नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्रा, तीसरे नंबर पे आती है गंगा। तो इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के बाद चौथी सबसे बड़ी रिवर जो है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो गोदावरी है, ओके। इसके बाद कृष्णा का नंबर आता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे याद रखना जो 3rd लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो गोदावरी का है। मतलब एक देखो यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर 4th नंबर पे है गोदावरी, और अगर रिवर बेसिन की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है? गोदावरी का है। इसमें 3rd क्यों है? 1st नंबर पे आता है किसका? गंगा का, दूसरा आता है इंडस का, तीसरा आता है गोदावरी का, उसके बाद आता है कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। तो याद रखना गंगा, इंडस एंड देन गोदावरी, इन सबका रिवर बेसिन सबसे बड़ा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है पेनिनसुलर रिवर है और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, मैंने आपको बताया है। इंडिया का टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें से 10% जो जोग्राफिकल एरिया है वो ड्रेन आउट होता है आउट ऑफ गोदावरी ओनली, ओके। तो गोदावरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर यू ऑलराइट। अच्छा देखो, यहाँ पे एक डैम भी है जिसका नाम है जयकवाड़ी डैम। ये प्रपोज्ड अभी बना नहीं है, महाराष्ट्र में बनने की इसकी तैयारी है जयकवाड़ी डैम की। एक और डैम है यहाँ पे पोलावरम मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, या पोलावरम डैम भी इसको बोल सकते हो। बेसिकली ये डैम क्या करता है, ये लिंक करता है गोदावरी को, लिंक करता है कृष्णा के साथ, ओके। ये कृष्णा रिवर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो गोदावरी को कृष्णा के साथ लिंक करता है। बेसिकली कृष्णा जो है ये वाटर डेफिसिट रिवर होती है, तो गोदावरी का जो पानी है, एक्स्ट्रा सरप्लस पानी जो है, उसको यहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है कृष्णा के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, सो दैट सब जगह वाटर स्टेबिलिटी रहे। तो पोलावरम बेसिकली मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। किस पे लोकेटेड है? गोदावरी रिवर पे लोकेटेड है। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है, ओके। अच्छा, इसके अलावा इस रिवर को लेकर कई सारे स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट भी चल रहा है। जैसे देखो, आंध्र प्रदेश है, इसमें एक पार्टी, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, इन सभी स्टेट्स के बीच में ये वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, ओके। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मंजिरा है, इंद्रावती, सबरी, बिंदुसारा, वेनगंगा, पेनगंगा, कन्हन, पेंच और वर्धा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे रिवर्स के बारे में आप एक बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो डू गिव एन एक्स्ट्रा अटेंशन टू द रिवर्स टॉपिक, ओके। आगे बात कर रहे हैं। 23rd कारगिल विजय दिवस आ रहा है, और इसी के लिए यहाँ पे जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो जॉइंट थिएटर कमांड लेकर आने हैं तीनों सर्विसेज के लिए बहुत जल्दी, ठीक है। जॉइंट थिएटर कमांड फॉर ट्राई सर्विस सून। तो देखो, इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जॉइंट थिएटर कमांड होता क्या है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होता क्या है, ओके। तो देखो, ये इंटीग्रेटेड या जॉइंट थिएटर कमांड का मतलब क्या है। अभी क्या होता है, हमारे देश में 3 मेजर फोर्सेज हैं। एक है
आर्मी, फिर दूसरी है नेवी और तीसरी है एयरफोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये अपना अपना काम करती हैं, ठीक है। तो इनमें कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। जब हमारी कारगिल वॉर हुई थी उसमें भी हमने हालांकि जीत ली थी वो वॉर, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी तीनों सर्विसेज के बीच में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और इसीलिए यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का आइडिया आता है। हम देखेंगे बहुत सारे कमिटीज़ ने भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का आइडिया हमें प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नाम से समझ आ रहा है इंटीग्रेटेड, यानी कि सारी जो सर्विसेज हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये साथ में आएंगी और एक थिएटर कमांड बनाएंगी इंटीग्रेटेड सी। तो एक यूनिफाइड कमांड बनेगी यहाँ पे तीनों सर्विसेज की अंडर अ सिंगल कमांडर। सिंगल कमांडर के अंतर्गत यहाँ पे एक ट्राई सर्विस थिएटर बनेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड थिएटर बनेगा पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज के लिए, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से। जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया में ये वेस्टर्न साइड का एक कमांड हो गया, सदर्न साइड का एक कमांड हो गया। इस तरह से ज्योग्राफी के बेसिस पे ट्राई सर्विस कमांड बनाए जाएंगे और ये तीनों सर्विसेज इसमें एक ही सीनियर के अंतर्गत या एक ही सिंगल कमांडर के अंतर्गत रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो कमांडर होगा यहाँ पे इन फोर्सेस का, वो ही सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे बियर करेगा, वो ही बताएगा कि हमको ये सारे रिसोर्सेज चाहिए और इन रिसोर्सेज की डुप्लीकेसी ना हो, इसीलिए सेम रिसोर्सेज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को यहाँ पे अलोकेट किए जाते हैं। बेसिकली एफिकेसी बढ़ानी है। देखो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, रिसोर्सेज सभी के पास रहें, फंक्शंस डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, और आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, इसी से तो इफिशिएंसी आएगी। तो ये एफिकेसी बढ़ानी है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये इंडिविजुअल सर्विसेज को यहाँ पे आंसरेबल नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि जो सिंगल कमांडर है यहाँ पे जॉइंट सर्विस कमांड का, वो जाके आर्मी के लिए आंसरेबल है या नेवी के लिए, ये इंडिविजुअल सर्विस के लिए आंसरेबल नहीं रहेंगे यहाँ पे सिंगल कमांडर्स। ओके, इसके बाद देखो इससे होगा क्या, इससे प्लानिंग बेटर होगी, मिलिट्री रिस्पॉन्स बेटर होगा और कॉस्ट भी हमारी कटेगी, क्योंकि हमको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, एक रिसोर्स लो और तीनों शेयर करेंगे। ओके, इससे यहाँ पे जो इमीडिएट हमारे फ्यूचर में जो कॉस्ट है हमारा डिफेंस का, वो कम होगा और हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को, हमारी एयरफोर्स को सफिशिएंट सिस्टम्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम, और एक्विजिशन अगर हमको कोई नई चीज़ों का करना है वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे बच रहे हैं तो नई चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक यूनिफाइड अप्रोच हमको प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई भी वॉर्स होती हैं तो उसके लिए एक यूनिफाइड अप्रोच हमारे पास रहेगी वाया दीज थिएटर कमांड्स। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था, जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी, उसने भी रिकमेंड किया था कि हमारे देश में एक यहाँ पे जो हायर डिफेंस मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए और थिएटर कमांड हमको बनाने चाहिए जॉइंट लेवल के, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे कमेटी आई थी, नरेश चंद्रा कमेटी, इसने भी सेम चीज़ रिकमेंड की थी। कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी, ठीक है, डिफेंस सेक्टर को लेकर, इन्होंने भी सेम चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करी थी। तो याद रखना नाम कमिटीज़ के, नरेश चंद्रा कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इन सभी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है। इसके साथ शेकतकर कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। शेकतकर कमेटी जो है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे अल्टीमेटली हम अभी जॉइंट थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं। तो शेकतकर कमेटी ने भी बोला था कि एक जॉइंट थिएटर कमांड तो होना ही चाहिए, साथ में CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ऑफिस है वो भी इन्होंने ही रिकमेंड किया था, किसने, शेकतकर कमेटी ने। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 19 मिलिट्री कमांड्स अभी हमारे देश में हैं और ये सिंगल सर्विस कमांड हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग सर्विसेज के हैं। 17 इनमें से ऐसे हैं जो सर्विस ओरिएंटेड है, यानी कि देखो 17 जो है इसमें से आप देखोगे 7 कमांड्स तो आर्मी और एयरफोर्स के हैं, 3 कमांड नेवी के हैं। इसके अलावा एक जो है ट्राई सर्विस कमांड भी है हमारा। ट्राई सर्विस यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड है, जहाँ पे तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स साथ में काम करते हैं। ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है। दूसरा एक और है हमारे पास स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड में क्या है, जितना भी हमारा न्यूक्लियर वेपन है ना, वो ये स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अंडर रहता है। तो याद रखना 19 टोटल कमांड है, इन 19 में से जो 17 है वो सिंगल सर्विस कमांड है, ठीक है, यानी कि आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के अकेले अकेले के कमांड हैं। 2 कमांड हैं जो इंटीग्रेटेड से हैं, उसमें से एक तो अंडमान निकोबार में आता है और दूसरा है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आज शाम को, आज रात को जो क्विज होगी इसमें से क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी। आगे बात करते हैं, चाइना लॉन्चेस सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। तो चाइना ने अपना सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। बेसिकली देखो हुआ क्या है, अच्छा उससे पहले ये चीज़ रह गई, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हम जो है बहुत जल्दी एक
ऑल 3 सर्विस इंटीग्रेटेड कमांड लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमने कारगिल के वॉर के दौरान ये समझा था कि हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इस कोऑर्डिनेशन को बिठाने के लिए हम यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेटेड कमांड लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया 1962 में भी ये वॉर जब हुई थी तब भी हमको समझ में आ गया था कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हमको कोशिश करनी है अपने डिफेंस सेक्टर को ठीक करने की, और हमको आसपास के जो देश है हमारे, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनसे भी काफ़ी कॉशियस रहने की, काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है हमको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा चाइना का सेकंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम चाइना दिया है तियांगोंग। ठीक है, तियांगोंग जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन है, और इसी के लिए यहाँ पे एक नई मॉड्यूल इन्होंने भेजी है जिसका नाम है वेंशियन। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले स्पेस स्टेशन के बारे में बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट ज़रूर कर दो अपना फीडबैक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी कर लो। ओके, अच्छा, अब मैं आगे बता दूं कि ये जो है ये ओनली स्पेस स्टेशन, अभी तक हमारे पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है जो कि है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप सोचोगे ये स्पेस स्टेशन क्या होता है? बेसिकली स्पेस में एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाना जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा सकें, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाके माइक्रोग्रेविटी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स R&D उनको करना है वो कर सकें। तो उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाना, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इस स्पेस स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे दुनिया में अभी सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कुछ कंट्रीज ने मिलकर बनाया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देख लो। US है, रशिया है, यूरोप, जापान और कनाडा। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाया। नाम याद रखना, US, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा। अब यहाँ पे देखो चाइना इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्टेक होल्डर्स में, तो इसीलिए चाइना अब हर चीज़ में कम्पीट कर रहा है। तो चाइना ने बोला स्पेस में भी कि पीछे क्यों रहें, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना अपना बना रहा है, और ये स्पेस स्टेशन बनेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 350 टू 450 किलोमीटर्स अबव फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो लगभग 350 450 किलोमीटर्स के ऊपर अर्थ सर्फेस पे लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। ये जो है चाइना के मैन्ड स्पेस प्रोग्राम का एक पार्ट है। चाइना का एक मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है। चाइना बेसिकली यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेजे, और एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस स्टेशन भी बनाए। तो पहला जो लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन जो बन रहा है चाइना का वो यही है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और यहाँ पे लास्ट मॉड्यूल, जो पहला मॉड्यूल भेजा गया था, जो पहला मॉड्यूल भेजा गया था तियांगोंग के लिए वो भेजा गया था तियानहे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको भेजने पड़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप सेटअप करते हो जब स्पेस स्टेशन, तो इसमें पहला जो था वो तियानहे था। तियानहे का मतलब है हार्मनी ऑफ हेवंस। ये पूरा जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये 10 सालों तक के लिए चलेगा। ओके, 10 सालों के लिए इसको अभी ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो ये ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लेकर आई है, ये 3 स्टेप्स में पूरा करने वाली है। 1992 में ये प्रोग्राम आ चुका था जिसको चाइना मैन्ड स्पेस प्रोग्राम भी कहा जा रहा है। पहले स्टेप में ये काम करना था कि चाइना जो है अपनी स्पेसशिप्स को ले जाए, ठीक है, स्पेस में, और यहाँ पे ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजीज को ट्राई करके आए। दूसरा स्टेप था कि यहाँ पे स्पेस लैब्स लॉन्च करे चाइना, यहाँ पे R&D के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म किस तरह से मैन को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को रखा जा सकता है इसकी व्यवस्था करें। थर्ड स्टेप में चाइना का स्पेस स्टेशन बनना है, और चाइना बेसिकली अभी इसमें है कि 2022 तक में चाइना ये बोल रहा है चाइना कि अपना स्पेस स्टेशन ये कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो बेसिकली ये हमारी न्यूज़ थी अबाउट तियांगोंग। इसमें याद रखना इंडिया का क्या प्लान है, तो इंडिया अभी ये बोल रहा है कि इंडिया एक यहाँ पे गगनयान मिशन लेके आया। आप सभी को पता होगा गगनयान मिशन में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं स्पेस में। ठीक है, उसी के एक्सटेंशन में हम फिर क्या करेंगे, गगनयान के ही एक्सटेंशन में हम यहाँ पे इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए धीरे धीरे स्पेस स्टेशन डेवलप करना शुरू करेंगे। और इंडिया का कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2030, ठीक है, 2030 ईयर तक हम अपना भी स्पेस स्टेशन बना लेंगे स्पेस में, और हम भी एलाइट क्लब में शामिल हो जाएंगे। एलाइट क्लब एक तो यहाँ पे देखो आपको पता है US रशिया वाला एलाइट क्लब है, उसके बाद चाइना भी अब एंटर कर रहा है, और उसके बाद इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। ओके, अच्छा, आगे इसमें देखो यहाँ पे ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यहाँ पे चाइना ने संडे को अपना तीनों मॉड्यूल्स में जो सेकेंड मॉड्यूल है वो लॉन्च किया है, ठीक है, अपने परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए, और यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम है वेंशियन।
ठीक है। वेंशियान जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, लॉन्ग मार्च रॉकेट के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें चाइना ने अपनी ये जो जर्नी है स्पेस स्टेशन बनाने की 2021 में बेसिकली शुरू करी थी ढंग से। पहला मॉड्यूल तियानहे भेजा था, उसके बाद अभी वेंशियान भी भेजा है, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे मॉड्यूल जाने वाला है जिसका नाम है मैंगशियान, ठीक है, मैंगशियान। यहाँ पे ये 3 मॉड्यूल अभी बात हो रही है इसकी, तियानहे, फिर वेंशियान और उसके बाद मैंगशियान, ओके। तो बेसिकली जो वेंशियान गया है इसमें लॉन्ग केबिन यहाँ पे एक दिया गया है, एयरलॉक कैबिन होगा जहाँ पे एग्जिट एंट्री पॉइंट होगा जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक तरह का शॉर्ट टर्म लिविंग क्वार्टर की तरह ये एक्ट करेगा वेंशियान मॉड्यूल, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन फ्रॉम टुमारो। तो 5G स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 5G स्पेक्ट्रम जो है ये याद रखना है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपको पता है हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, एयरवेव्स के ऊपर काम करते हैं। और इन एयरवेव्स की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड में ही ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसके हिसाब से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेंज टू दिस रेंज टू दिस रेंज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शंस करती है, यानी कि गवर्नमेंट इसकी बोलियां लगवाती है। जो भी बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्री हाउस होगा, जो भी बड़ा यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर होगा, वो यहाँ पे इसको परचेज करेगा और फिर अपने कंज्यूमर्स में यहाँ पे इसको बेचेगा, ठीक है। तो ये 5G ऑक्शन अब शुरू होने वाला है कल से 5G एयरवेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बिडिंग होने वाली है, सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें आने वाले हैं। लगभग 72 गीगाहर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम है जो 20 साल के लिए अभी इनको लीज पे दिया जाएगा, जो भी लोग इसको खरीदेंगे। अभी जो है मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे बेचा जाने वाला है। तो याद रखना कि जो भी स्पेक्ट्रम है, मान लो अभी हम 5G स्पेक्ट्रम की बात करें, अच्छा ये 5G क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा 1G, आपने यूज़ भी किया होगा 1G 2G 3G 4G और अब 5G। 4G तो हम मैक्सिमम लोग अभी यूज़ भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सेलुलर टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग एडवांसमेंट के हिसाब से जनरेशन इसकी बदलती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। अब 5G जो है वो 3 स्पेक्ट्रम्स पे आने वाला है, ठीक है। 3 बैंड स्पेक्ट्रम है, इसमें एक है लो बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा है मिड बैंड स्पेक्ट्रम, ओके, और तीसरा है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, ओके। अब इसमें क्या है, ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मिड बैंड यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो बैंड यानी कि कम फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी वाला जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम है ना, इसमें क्या होगा, आपको कवरेज बहुत ही बढ़िया मिलेगा, रेंज बहुत बढ़िया मिलेगी, लेकिन स्पीड जो है उतनी नहीं मिलेगी। मीडियम रेंज में जो कवरेज है लो से ज़्यादा रहेगी, लेकिन सॉरी लो से कम रहेगी कवरेज, लेकिन स्पीड ज़्यादा रहेगी। हाई जो बैंड है उसमें क्या होगा, स्पीड सबसे ज़्यादा, आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रेंज और कवरेज सबसे कम मिलेगा। तो आजकल जो नए डिवाइसेज आ रहे हैं ना, IoT वाले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, उसके लिए हमको ये हाई बैंड 5G ही लगेगा, ओके। तो अभी यहाँ पे ऑक्शन में मिड बैंड और हाई बैंड यहाँ पे रखने वाले हैं गवर्नमेंट जो है ऑक्शन में, ओके। अब बात कर लेते हैं सारी पांचों जनरेशंस की। तो याद रखना 1G 2G ये सब क्या है, सेलुलर टेक्नोलॉजीज हैं। 1G आया था 1980s के दौरान और ये एक एनालॉग सिस्टम पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी थी, जिसमें वॉइस सर्विसेज होती थी बस, और लिमिटेड कवरेज होता था। यहाँ पे लेटेंसी बहुत ज़्यादा थी, ओके, और मैक्सिमम डाटा रेट जो था वो 10 kbps से भी कम था, ठीक है। एवरेज स्पीड देखोगे 0.002 Mbps, ओके। उसके बाद आती है 2G 1990s में, इसमें स्पीड बढ़ी है, देखो 0.02 से 0.064 हो गई। डिजिटल वर्जन आया यहाँ पे, वॉइस के साथ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भी होने लगे, कवरेज धीरे से बढ़ा, लेटेंसी कम हुई। लेटेंसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप से मैसेज भेजा, अब कितनी देर में सामने वाले को रिसीव हो रहा है, ये लेटेंसी है। जितना कम टाइम होगा उतना लेटेंसी कम और उतनी टेक्नोलॉजी इफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे देखो 2G में लेटेंसी कम हो गई, डाटा रेट बढ़ गया। 3G आता है 2000 के दौरान, इसमें एवरेज स्पीड और बढ़ गई, 0.6064 थी, यहाँ पे 2 से 10 Mbps हो गई। यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया, वॉइस डाटा के साथ इंटरनेट भी आ गया फ़ोन टैबलेट्स पे। इसके अलावा लेटेंसी और कम हो गई, देखो यहाँ पे 629 थी, यहाँ 212 हो गई। फिर यहाँ पे डाटा रेट भी बढ़ गया, 2 Mbps का हो गया। फिर आता है
4G 2010 में, और ये यहाँ पे एवरेज स्पीड बढ़ा देता है। 10 एमबीपीएस थी, अब देखो 100 एमबीपीएस तक की स्पीड हो गई। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट डाटा आपको मिलेगा स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे। साथ में मोबाइल जो ब्रॉडबैंड है उसके साथ साथ हॉटस्पॉट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो अभी हम करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, और लेटेंसी काफ़ी कम 60 टू 90 माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड सॉरी, 60 टू 90 मिली सेकेंड्स हो गई। और यहाँ पे डाटा रेट देखो 450 एमबीपीएस का हो गया। उसके बाद अब आ रहा है 5G, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2020 में ही इमर्ज हुई है। यहाँ पे देखो लगभग 1000 से 1400 एमबीपीएस इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ब्रॉडबैंड एक्सेस यहाँ पे मिलेगा हर जगह पे। हाँ, होम ब्रॉडबैंड के साथ साथ आपको हर जगह पे ब्रॉडबैंड मिल सकेगा। कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, फ़ोन्स बहुत फास्ट होंगे। इसको ड्रोन्स के लिए, आईओटी के लिए, 3D वीडियो कॉल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेटेंसी बहुत कम, 1 मिली सेकेंड से भी कम लेटेंसी, और मैक्सिमम जो डाटा रेट है वो 1 जीबीपीएस से भी ज़्यादा है। तो 5G टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से यहाँ पे काम कर रही है, इतनी तेज़ी से आने वाली है। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि 5G टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ऑक्शन तो होने वाला है स्पेक्ट्रम का, लेकिन आप मुझे बताओ कि इंडिया में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं 5G के यहाँ पे एक्सेप्टेंस में, 5G को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम सभी लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो आप मुझे बताना कि 5G अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो इसमें इंडिया में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, और रात को मैं आपका वेट करूँगी 9:15 पे, ठीक है? 9:15 में इसी पूरे वीडियो को लेकर एक क्विज़ रहेगी, 12 बजे एडिटोरियल पोस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो दैट वाज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।